गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रामायण सर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय वंका, आपके सामने आज इतिहास विषय लेकर उपस्थित हूँ। और इतिहास विषय के अंदर में मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसा टॉपिक है जो आज के लोकतंत्र की स्थापना में भी बड़ी भूमिका निभाया है। आज भी हमारा देश अपनी एकता, अखंडता आदि के विषय में एक राष्ट्रवाद की बात किया करता है। तो हमें यह सोचना होगा कि आखिर यह राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या बहुत पहले से या प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र की विचारधारा अभी तक चलते आ रही है, या इसका कहीं जन्म हुआ है? तो इसके लिए एक मैं छोटा सा आपको कहानी सुनाता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आप जहाँ भी रहते होंगे, कोई गांव में रहते होंगे, कोई शहर में रहते होंगे। आप जिस गांव में रहते होंगे, गांव भी बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो वहाँ 2, 3, 4 टोले होंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो कोई ना कोई मोहल्ला होगा। आप सोच करके देखें, आपका जो शहर है वहाँ कई मोहल्ले हैं, और एक मोहल्ला का लोग दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, दूसरे मोहल्ला का लोग एक मोहल्ले में आते हैं। ठीक इसी तरह गाँव में भी एक टोला से दूसरे टोला में, दूसरे टोला के लोग एक टोला में आते हैं। कभी कभी किसी बात को लेकर के बकझक हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? तो ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि एक टोला के लोग एक सामूहिक रूप से एक भावना में जुड़ जाते हैं, और दूसरे टोला के लोग एक दूसरे भावना में जुड़ जाते हैं, और आपस में टकराव होता है। तो एक टोला होने के कारण एक लोगों में एक सामूहिक एकता होने की इनमें भावना पनप गई है। ठीक इसी प्रकार से शहर में भी होता है। एक मोहल्ला के लोग दूसरे मोहल्ले के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो पूरे मोहल्ले के लोग संगठित हो जाते हैं। क्यों? मोहल्ला के कारण। ठीक इसी तरह से आप स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में अगर ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है तो कई गांव के बच्चे आते हैं। अब कई गांव के बच्चे आते हैं तो एक गांव से 10-20 बच्चे आते हैं, दूसरे गांव से 10-20 बच्चे आते हैं। अब मान लीजिए कि हम कोई कंपटीशन करा रहे हैं। अब उस कंपटीशन में हम आपके गांव के नाम पर आपका हाउस बना दें कि फलाने गांव का 15 बच्चा और फलाने गांव का 15 बच्चा, और ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। अब आप में एक कंपटीशन की भावना जग जाएगी। आप क्या करेंगे? आप अपने गाँव को जिताने के लिए, आप अपने हाउस को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से हर क्षेत्र में भी होता है। तो मैं जो आगे आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बस एक पहचान की कहानी है, एक होने की कहानी है, एक ऐसे भावना जगाने की कहानी है जो हमें एक करता है, संगठित करता है, यूनाइट करता है, और यह सकारात्मक रूप में करता है। यह हमें अच्छे चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है, बुरे चीज़ों को नहीं। इसलिए मैं आपको राष्ट्रवाद के विषय में बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये राष्ट्रवाद की जो धारणा है, इसमें 2 शब्द हैं, एक राष्ट्र और दूसरा वाद। वाद का मतलब एक विचारधारा को लंबे समय तक ले जाना, आगे बढ़ाना, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, इसी को हम वाद कहते हैं। अब राष्ट्र का मतलब क्या है, कैसे है, इसके बारे में विद्वानों ने क्या राय दिया, इनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। मोटा मोटी बस इतना समझना है कि हमारी एक पहचान, हमारा एक भाव, हमारी एक सामूहिकता ये कैसे बनती है, हम एक अपने को एक कैसे कर सकते हैं, और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन आधारों पर हम एक हो जाते हैं। बस इसी की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। दरअसल आधुनिक काल में, मतलब अभी वर्तमान में, या आज से 50 साल पहले जो राष्ट्रवाद का स्वरूप दिख रहा है, आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। जिस तरह से 200 साल पहले न तो आपका आज का गांव जैसा दिख रहा है वैसा था, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन भी आज के तरह नहीं थे। आज अपना देश, आप गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर, बंगाल, कहीं के लोग आपको मिले, जब आप उससे पूछेंगे तो वह अपना पहचान क्या बताता है? अपनी पहचान वह बताता है भारतीय। चाहे आप जहाँ के भी हो, भारतीय। अब कल्पना करके देखिए, सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और इसी समय देश का विभाजन भी हुआ, यानी भारत 2 भागों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। तो 47 से पहले
तो 47 से पहले जो वर्तमान का पाकिस्तान है वह भी भारत का ही हिस्सा था। तो उस जमाने में अगर वहाँ के लोगों से पूछते कि भाई तुम कहाँ के निवासी हो, तो क्या जवाब देता? वह कहता हम भारत के लोग हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने झारखंड राज्य की बात करें। झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग होकर के 2000 ईस्वी में एक अलग राज्य बना। तो 2000 ईस्वी सन से पहले, यानी आज से 21 साल से पहले, यानी आपके पापा, आपके दादाजी, उनसे पूछिए, जब वे बच्चे रहे होंगे, जवान रहे होंगे, तो वे अपने राज्य का नाम क्या बताते होंगे? बिहार। लेकिन समय के साथ जब राज्य का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, तो फिर हमारा झारखंड राज्य बन गया। और आप आज के समय में वे क्या कहते हैं? हमारा राज्य क्या है? हमारा राज्य झारखंड है। अब हमारा बिहार राज्य नहीं रहा, अब हमारा झारखंड राज्य की पहचान, प्रांत की का पहचान जो है एक झारखंड के अब रूप में होने लगा। ठीक इसी तरह से आज़ादी से पहले आज आप जो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में चले जाइए केरल, तमिलनाडु, पूर्व में चले जाइए असम, नागालैंड, ये सारे राज्य आज आपका भारत का हिस्सा है। आप बेरोक टोक आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु 1947 से पहले जिस तरह आज ये भारत का हिस्सा है वैसा ये भारत का हिस्सा नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था, जिसको रियासत बोलते थे। लगभग 550 रियासत थे। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारा संविधान भी लिखा जा रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के एक नेता थे। उन्होंने सभी देश के भारतवर्ष में स्थित जितने भी रियासत थे उन राजाओं से जा करके मिल करके, या तो समझा बुझा करके, नहीं माने तो जबरदस्ती उसे भारत में मिला लिया। उनको सबको भारत का हिस्सा बना दिया। यह जो कहानी है भारत को एक होने की, भारत को एक राष्ट्र में पहचान बनने की, यह कहानी भारत से शुरू नहीं होती है, यह कहानी यूरोप से शुरू होती है। भारत एशिया महादेश में है, ठीक इसी प्रकार से यूरोप भी एक महादेश है जो एक ओर अटलांटिक महासागर, एक ओर भूमध्य सागर और एक ओर एशिया से घिरा हुआ है। जब आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में कई देश जो आज आप देख रहे हैं वे देश आज से 200 साल पहले नहीं थे। उन देशों का धीरे धीरे जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ, वे देश कैसे बने, तो इसी राष्ट्रीयता के आधार पर बने। तो मैं आपको राष्ट्रवाद की जो कहानी बताने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको ले चलता हूं यूरोप में। आपको मैं कुछ व्यक्ति का नाम बताऊंगा, कुछ देश का नाम बताऊंगा। आप कॉपी पेन पर इसको नोट भी करते जाइएगा। आप क्लास 10 की किताब खोल करके आराम से अपनी किताब में भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कि एक जुड़ाव, लोगों के बीच में एक जुड़ाव का जो विचार है यही राष्ट्र है। तो हम इसी जुड़ाव की कहानी आपको बता रहे हैं। मैं आपको चर्चा कर रहा हूं 1848 ईस्वी की। एक व्यक्ति है, उसका नाम है फ्रेडरिक सारियो। मैं 1848 ईस्वी की चर्चा कर रहा हूं, व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक सारियो। यह सारियो एक फोटोग्राफर था, चित्र बनाता था, पेंटिंग बनाता था। उसने 4 चित्र बनाए। उसमें एक चित्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह आपकी किताब के फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। उसमें एक महिला है, वो अपने हाथ में एक क्रॉस लिए हुए है। वह एक स्वतंत्रता के देवी के रूप में उसकी कल्पना की गई है। और उस मूर्ति के आगे में और कुछ पीछे में लोग हैं। जो आगे में लोग हैं वे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, क्योंकि तब अमेरिका, और जब यह मूर्ति बन रही थी, जब यह फोटो बना 1848 में, उससे पहले अमेरिका एक राष्ट्र बन चुका था। स्विट्जरलैंड की एक राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी थी, इसलिए उनको आगे फोटो में दिया गया है। बाद के जो लोग हैं उसमें फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, प्रसा के लोग हैं। ये लोग एक राष्ट्रीय पहचान के लिए आगे बढ़ रहे थे। वास्तव में सारियो ने जो कल्पना की, जो इमेजिन की, यह एक फोटो जो है कल्पना के आधार पर बनाया गया है, जिसमें एक झंडा है और झंडा के नीचे हर देश के अलग अलग
माने झंडे हैं और अलग अलग लोग वर्दी पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। कपड़े के आधार पर उनको राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो जब मैच में मैदान में दो टीम खेलते हैं या फुटबॉल में भी दो टीम खेलते हैं, तो उनके कपड़े के आधार पर, जर्सी के आधार पर आप पहचान लेते हैं कि यह किस देश का व्यक्ति खेल रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, इस चित्र में भी वैसा ही दिखाया गया है। तो सारियों को इस चित्र बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि लोग स्वतंत्रता की मूर्ति के पास किस लिए पहुंच रहे हैं, तो अधिकारों की मांग के लिए पहुंच रहे हैं। किस लिए पहुंच रहे हैं, तो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको अपने अधिकार चाहिए, और इसके लिए उन्हें एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए उनको एक कपड़ा पहनना पड़ेगा, एक रहन सहन अपनाना, एक विचारधारा में जीना, एक होने की जो जो चीज़ें हो सकती है, बस इसी को उन्होंने अपनी चित्र के माध्यम से दर्शाया है। आगे मैं आपको यह बताऊं कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रेनन, अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन, ये जो रेनन महोदय हैं, इन्होंने एक निबंध लिखा और सरबोन विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी का नाम है सरबोन विश्वविद्यालय, वहाँ उस यूनिवर्सिटी के व्याख्यान में इन्होंने लोगों को सुनाया। और उसमें उन्होंने राष्ट्र के बारे में जो कहा वह बड़ा सोचने वाली बात है। रेनन महोदय ने राष्ट्र के विषय में जो बताया उसके बारे में मैं आपसे कहूँ कि राष्ट्र का मतलब है एक लंबा प्रयास, एक त्याग, एक निष्ठा का चरम बिंदु, यानी शौर्यता, वीरता से युक्त अतीत। राष्ट्र के निर्माण के लिए शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, यानी हमारा इतिहास में अगर कोई वीर महापुरुष हुए तो उनके कामों को हम याद करते हैं। आज भी हम बोलते हैं ना, हम शिवाजी महाराज के, हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम ऐसे हैं। ये क्या है, पूरे भारत के लोगों को एक करने का एक प्रेरणा देता है। महापुरुषों के नाम, उनके गौरव, इस प्रकार, और वर्तमान में एक होने की इच्छा, एक होने का संकल्प, ये सब मिलकर के लोग एक जन समूह को तैयार कर देता है और इसी का नाम राष्ट्र है। ये अर्नस्ट रेनन कहते हैं, अर्नस्ट रेनन का ये विचार है। अब मैं आपको चल रहा हूँ आगे कि यूरोप में सारियों महोदय ने जो कल्पना किया, जो चित्र बनाया, रेनन ने अपने लेख में जिस विचार को रखा वो जमीन पर कैसे उतरा। तो इसकी कहानी यूरोप में शुरू होती है फ्रांस की क्रांति से। आप जानते हैं 1789 इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है फ्रांस की क्रांति के लिए। अब जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस एक देश था जैसे भारत एक देश है। वहाँ पहले एक राजा शासन करते थे, वो निरंकुश थे, यानी उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। राजा वही कानून बनाते थे, जो मन में आया कानून बना दिए, जैसे मन में आया लागू कर दिए, जो कह दिए वही कानून है। जनता का या किसी भी का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। फ्रांस की जनता विद्रोह कर दी और राजा को गद्दी से हटा दिया और वहाँ एक जनतंत्र की स्थापना की ओर लोग आगे बढ़े। अब फ्रांस के लोग जब विद्रोह किए होंगे, क्रांति किए होंगे, तो सोचने की बात है, सब एक होने की कोशिश किए होंगे। हाँ जरूर, यही एक सामूहिक पहचान लोगों को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का प्रेरणा दे रहा था, यही पहचान। तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब एक सामूहिक पहचान बनती है तो ये कैसे बनेगा, तो पहला पितृभूमि की बात वहाँ आई है, मतलब एक क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं वे, और दूसरा वहाँ का स्वयं का होना मानना, यानी नागरिक। दो शब्द आया, पितृभूमि और नागरिक, और ये दोनों मिला करके जब एक पहचान बनी तो अब लोग को एक जगह लाने के लिए एक झंडा, फ्रांस का एक झंडा बना, तिरंगा झंडा। अब जहाँ भी तिरंगा झंडा होता था लोग समझ जाते थे कि ये फ्रांस के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। आज भी हमारा तिरंगा झंडा यही है। पूरी दुनिया में कहीं भी यह झंडा अगर रहेगा तो हम समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे ही लोग यहाँ पर हैं। इस प्रकार अब फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति के बाद कुछ ही दिनों के बाद नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और जनतंत्र को समाप्त कर दिया और फिर से राजतंत्र बना दिया।
लेकिन पहले का जो राजतंत्र था वो निरंकुश था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने शासन तंत्र में बहुत सारे सुधार कर दिए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, राजतंत्र स्थापित किया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे उन्होंने 1804 में एक किताब बनाई कानून की, जिसको हम संहिता कहते हैं, नेपोलियन संहिता। 1804 में उसने नेपोलियन संहिता बनाया। इसमें कुछ कुछ जो प्रमुख काम किया, इसमें देखिए, पहला उन्होंने नागरिक संहिता बनाया। इसमें जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। पहले के समय में, फ्रांस की क्रांति से पहले, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार होते थे। कुछ लोग मानते थे कि हम राजा हैं, हम कुलीन वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं, इसलिए मुझे जन्म से ये अधिकार प्राप्त है। नेपोलियन ने इसे खत्म कर दिया कि नहीं, सबको समान अधिकार रहेगा। कानून के समक्ष बराबरी की बात कर दी। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन संहिता की विशेषता है, उसने सबके संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किए। भाई हर किसी को घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, अपनी संपत्ति होनी चाहिए, सुरक्षित कर दिया। प्रशासनिक विभाजन को भी सरल किया। शासन प्रशासन के लिए पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके जगह पर उसने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बना दिया। राज्य, जिला आज कैसे है, ठीक इसी तरह से सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब पहले किसान को बहुत टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जागीरदारी को समाप्त कर दिया, लगान कम कर दिए गए। पहले सामंत लोग भूदास, मतलब कुछ ऐसे लोगों को दास के रूप में, नौकर के रूप में बना करके रखते थे, जिनसे न के बराबर मजदूरी पर काम करवाते थे। इस व्यवस्था को भी नेपोलियन ने समाप्त कर दिया कि नहीं, जो व्यक्ति काम करेगा उसको उचित पारिश्रमिक मिलेगी। शहर में जितने भी व्यापार आदि होते थे, तो उनका एक संगठन होता था जिसको हम श्रेणी संघ कहते थे, वही सब संचालन करता था। नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ये आप नहीं करेंगे, यह भी सरकार का काम है। और शहर में श्रेणी संघ का जो नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया गया। यातायात व्यवस्था को अच्छी बना दी गई। माप तौल का एक पैमाना बनाया गया। अब माप तौल का एक पैमाना बनाया गया। पहले क्या होता था, पहले कहीं का माप अलग है और कहीं का माप अलग है, इससे कई तरह की परेशानियां, विसंगतियां उत्पन्न हो जाती थी। नेपोलियन ने एक कर दिया माप तौल का पैमाना। इससे क्या हुआ कि सामानों का भी आना जाना बिल्कुल सरल हो गया, बिजनेस व्यापार बढ़े। इस प्रकार फिर उसने एक राष्ट्रीय मुद्रा भी बनाई। अब राष्ट्रीय मुद्रा से लोगों को खरीदारी करना, बिजनेस व्यापार करना या कोई भी काम, बड़ा माने आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छी हो गई। साथ ही उन्होंने 39 प्रदेशों का एक संघ जो है सो बनाया। 39 प्रदेशों का एक महासंघ बनाया। जैसे आज भारत कैसे राज्यों का संघ है, ठीक उसी प्रकार से यूरोप में नेपोलियन ने 39 छोटे छोटे जो मैंने प्रदेश बटे हुए थे उनका एक महासंघ बनाया। इस तरह से उसने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या अपने जीवन में जो भी काम करेगा पूरा का पूरा अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। नेपोलियन ने कुछ ऐसे काम किए जिसका विरोध भी होने लगा। जैसे वह मेंज, मिलान, बारसा, इन जगहों पर पहले तो उसके स्वागत किए गए, परंतु उसने कुछ टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब प्रेस, आज जो मीडिया देखते हैं, अब वह सारी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब पहले उसको यह समझना पड़ेगा कि हम सरकार के विरोध में कुछ न बोलें। बाकी यूरोप विजय के लिए अब नेपोलियन क्या चाहता था, नेपोलियन चाहता था कि यूरोप के अन्य जो भी क्षेत्र हैं हम सबको अब विजय करके अपने देश के अंदर में मिला लें। तो नेपोलियन और भी यूरोप के बाकी हिस्से को जीतने के लिए अपनी सेना में लोगों को भर्ती करने लगा। लेकिन युद्ध के डर से, मरने के डर से या जो भी कारण रहा हो, लोग सेना में भर्ती नहीं जब होना चाहते थे तो उन्हें ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया जाने लगा। लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह से नेपोलियन के कुछ अच्छे काम के बाद भी कुछ बुरे काम या कुछ ऐसे काम हुए जिसका लोगों ने विरोध किया। और अंततः 1815 में मेटरनिख के नेतृत्व में नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन हार गया। और जब नेपोलियन हार गया तो 1815 में ऑस्ट्रिया, परसा, वियना, ये ऐसे देश थे, रूस, इन सब ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। ये वियना में एक संधि किए।
और संधि करके फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिए। अब जब फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिए, ये रूढ़िवादी विचार के लोग थे। अब इसमें भी ऐसे सामान्य रूप से हम देखें तो दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो परिवर्तन चाहते थे, रूढ़िवादी में भी, चूंकि कुछ लोग नेपोलियन के कामों से परेशान थे, वो चाहते थे कि नेपोलियन हट जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से राजतंत्र आ जाए। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नेपोलियन हट जाए और राजतंत्र आ जाए। तो इस प्रकार अब जब 1815 में नेपोलियन के बाद का जब दौर शुरू हुआ, तो रूढ़िवादी शासन फिर स्थापित हो गई। और जब रूढ़िवादी शासन स्थापित हो गई तो कुछ लोग जो दो चीज़ों से, एक नेपोलियन के कुछ अच्छे कामों से भी प्रभावित थे, अब उन्हें लग रहा था कि राजतंत्र न रहे और नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी एवं अन्य जो आज आधुनिक लोकतंत्र में आप देख रहे हैं सुविधा, ये सब भी मिले। इसके लिए उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। यह सरकार को ठीक नहीं लग सकती थी। अब सरकार उन क्रांतिकारियों को रोकने की कोशिश की, दमन करने की कोशिश की, तो लोग छुप करके काम करने लगे। इसके लिए भूमिगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, भूमिगत होकर के काम करने लगे। इसी तरह एक नेता आए जिनका नाम है मैत्सिनी। ये इटली के थे। मैत्सिनी शुरू से ही स्वतंत्रता के पक्षधर थे, एक राष्ट्र के पक्षधर थे, मजबूत देश के पक्षधर थे। तो मैत्सिनी महोदय क्रांतिकारी विचार से थे। कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अब कुछ ऐसे काम करने लगे जो शासन तंत्र को ठीक नहीं लगा। उसने उनको जिस जगह पर वे रहते थे उसका नाम था लुगारिया, वहाँ से उनको हटा दिया। अब जब वहाँ से हटा दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए, तब भी उन्होंने काम करते रहा और उन्होंने दो संगठन बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। मैत्सिनी महोदय ने बहुत ही अच्छी कोशिश की देश को एक करने के लिए, निरंकुशवाद से स्वतंत्र करने के लिए। मैत्सिनी के इस काम को बगल के जो भी देश थे उन देशों ने भी सराहा और उनको भी लगा कि ये तो अच्छा चीज़ है। तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड आदि ने भी मैत्सिनी के इस कार्य को अपनाना शुरू कर दिया। मेटरनिख चूंकि रूढ़िवादियों का नेतृत्व कर रहा था तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो मेटरनिख मैत्सिनी को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इस प्रकार एक राष्ट्र को बनाने में कैसे क्या घटनाएं घटी, इन घटनाओं को अब मैं और आगे बढ़ाऊंगा। अब 1830 से 1848 के बीच में क्रांतिकारी लोग कैसे कैसे करेंगे, इसकी कहानी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वह यह देखा, यह समझा कि राष्ट्र क्या है। एक होने की भावना राष्ट्र है, एक लगाव, एक जुड़ाव की जो भावना है, यही राष्ट्रवाद है। हम भारत की भी कुछ कहानी समझाए, हम आपको राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में बताए और इस घटना की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से बताए। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन की बात बताए। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन संहिता लाए, उसमें उन्होंने कई सुधार किए, उसकी भी बात बताए। और फिर बताए कि नेपोलियन ने कुछ ऐसे भी काम किए जिसके कारण जनता, लोग उसके विरोधी हो गए और मेटरनिख के नेतृत्व में नेपोलियन को हरा दिया गया और 1815 में एक वियना संधि हुई। और वियना संधि के बाद फिर रूढ़िवादी शासन में आ गए, सत्ता में आ गए और फिर क्रांतिकारी लोग अब उनको हटाने के लिए प्रयास करेंगे। कैसे क्या करेंगे यह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लगभग 2-3 वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।